नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम भाषाई आधार पर राज्यों के मांग के बारे में बताएंगे कि भाषा के आधार पर जो राज्य का डिमांड या राज्य के गठन के डिमांड किए गए ये कितना औचित्यपूर्ण था या नहीं था, ये समझने का प्रयास करेंगे। और इसके आधार पर जो भी प्रश्न दिए गए हैं यूपीपीसीएस में पूछे गए हैं मेंस के अंदर, यूपीएससी में पूछे गए हैं मेंस के अंदर, राजस्थान कमीशन में पूछे गए हैं मेंस के अंदर, और जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम सब्सक्रिप्शन में दे देंगे और एक कॉन्सेप्ट तैयार करने के बाद उन प्रश्नों को लिखने का प्रयास कीजिएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, हम देखते हैं कि प्रश्न चाहे कुछ भी हो, आप आंसर में जो हम पढ़ाते हैं वही लिख के दे देते हैं। आप कम से कम अपने क्वेश्चन के अनुरूप आंसर ढालने का प्रयास कीजिए। प्रश्न में क्या डिमांड है, जो डिमांड है उस पर आप फोकस करेंगे। प्रश्न कुछ भी हो आप सीधे उतार देते हैं। तो निश्चित रूप से प्रश्नों को पढ़िए और प्रश्न के जो डिमांड से उसके आधार पर खंड बांट लीजिए या फिर ग्राफ बना लीजिए, उसके आधार पर आंसर राइटिंग कीजिए। ठीक है, जो भी प्रश्न हम सब्सक्रिप्शन में दे देंगे। देखते हैं कि करना क्या है कि हम एक कॉन्सेप्ट देंगे कि इसका भूमिका देख लेंगे और इसका विश्लेषण करेंगे कि भाई भाषाई आधार पर जो राज्यों का डिमांड था वो सही था या गलत था। पक्ष में देख लेंगे तर्क, एक पक्ष में तर्क देख लेंगे और मूल्यांकन कर लेंगे। फाइनली प्रश्न हम सब्सक्रिप्शन में दे देंगे। ऐसा है कि भूमिका अगर देखा जाए तो यही होगा कि आज़ादी से पहले से ही भाषा के आधार पर राज्यों की मांग होती रही है, लेकिन आज़ादी के बाद ये मांग और तीव्र हो गई। ये जो कन्नड़ भाषी लोग थे, मराठी लोग थे, तेलुगु लोग थे, इन लोगों का आंदोलन जारी था, डिमांड होता रहता था। इसको लेके उस समय के तत्कालिक जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एस.के. दर के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया। एस.के. दर जो इलाहाबाद के रिटायर्ड जज थे, नहीं तो उनके नेतृत्व में दर आयोग बना या धर आयोग बना। ठीक है, और दर आयोग ने 1947 में अपना जब बना वो तो उसका अपने एक रिपोर्ट दिया। तो उस रिपोर्ट को में क्या था कि उन्होंने इनकार कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्य का मांग सही नहीं है, नहीं तो इस आधार पर अन्य राज्यों की तरफ से भी मांग उठने स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से आप राज्यों की बांट सकते हैं, राज्य बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब निश्चित रूप से इनके इस रिपोर्ट की तहकीकात के लिए इस पे हंगामा स्टार्ट हुआ। तब जेबीपी आयोग, आप देख रहे हैं कि आज़ादी के बाद दर आयोग 1947 ने भाषा के आधार पर राज्य बनाने से इनकार कर दिया। तब जेबीपी 1948, जेबीपी आयोग, जे का मतलब जवाहरलाल नेहरू, बी का मतलब वल्लभ भाई पटेल और पी का मतलब है पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, अब जेबीपी आयोग ने कहा कि नहीं, आयोग बना और इनका मानना यह था कि जो दर आयोग है, जो इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया, उन्होंने कहा कि जो दर आयोग ने कहा है उसकी बातें मान लिया। फिर दर आयोग की जो रिपोर्ट थी उसको इन्होंने स्वीकार कर लिया। तो दर आयोग का रिपोर्ट क्या था कि भाषा के आधार पर राज्य को बांटना सही नहीं है ना, तो अन्य राज्यों का भाषा के आधार पर डिमांड शुरू हो जाएंगे। तो इस पे हंगामा स्टार्ट हो गया। मद्रास के जो तेलुगु भाषी लोग थे आंदोलन करना प्रारंभ कर दिए और इसी आंदोलन की वजह से देखते हैं कि जो पोट्टी श्रीरामुलु थे, इसी टाइम में भाषा के आधार पर राज्य की डिमांड करते हुए 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो जाती है आमरण अनशन की वजह से। 56 दिन आमरण अनशन पर रहे और इनकी मृत्यु से आंदोलन और तीव्र हो जाता है, जिस कारण 19 दिसंबर 1952 को जवाहरलाल नेहरू ने उन लोगों की मांग को स्वीकार कर लेते हैं और अंततः अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर राज्य का गठन हो जाता है और 1953 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश गठित होने वाला पहला राज्य था। ठीक है, तो भूमिका में मैंने वही देने का प्रयास किया है कि आज़ादी के बाद जो दर आयोग है 1947 में भाषा के आधार पर राज्य बनाने से इनकार कर दिया। ठीक है, तब जेबीपी 1948 आयोग, वही जवाहरलाल नेहरू
वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सिद्धेश्वर रमैया के नेतृत्व में एक आयोग ने भी इसका समर्थन किया। लेकिन आंध्र प्रदेश के आंदोलन के बाद 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर राज्य घोषित किया गया। 1956 में भी अनेक राज्यों का गठन अप्रत्यक्षतः भाषाई आधार पर किया गया। इसी कारण वर्तमान में भी अनेक क्षेत्र जैसे मिथिलांचल, बोडोलैंड आदि राज्य की मांग होती रहती है। मैंने यही बात अभी अभी हम आप लोगों को समझा रहे थे। आप बोर्ड के जो भी समस्त मैटर है आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थोड़ा छोटा है लेकिन आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसे बड़ा करके देख सकते हैं। तो भूमिका मैंने जो आपको बताया वही है, उसी को मैंने शॉर्ट में भूमिका में यहाँ पे लिख दिया है। मूल बात यह है कि आखिर भाषाई आधार पर जो राज्यों का मांग है वो कितना तार्किक है और कितना अतार्किक है, ये जानना जरूरी है। तो भाषाई आधार पर जो राज्यों का डिमांड होते रहते हैं उसका एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसके काफी फायदे हैं, दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसके काफी नुकसान भी है। तो उसी के विश्लेषण में हम लोगों ने हम बताने का प्रयास करते हैं कि पक्ष में अगर तर्क देना हो कि भाषाई आधार पर जो राज्यों का मांग है उसमें उसके अगर पक्ष में तर्क देना हो तो कम से कम 3 पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट आपको पक्ष में ये देना है कि भाषाई आधार पर राज्य बनाने से क्षेत्रीय भाषा का उचित विकास हो सकता है। यानी अगर भाषाई आधार पर राज्यों का विकास किया जाए तो निश्चित रूप से जो क्षेत्रीय भाषा है उसका उचित विकास हो सकता है, क्योंकि सरकार दृढ़ प्रतिज्ञ होकर भाषाई समृद्धि के लिए क्या करेगी, कार्य कर सकती है। ठीक है, स्थानीय भाषा को प्रशासन में भी महत्व मिलेगा। जो स्थानीय भाषा है उसका प्रशासन में भी महत्व मिलेगा। प्रशासन से लोगों का जुड़ाव बढ़ेगा, ठीक है, अपनी भाषा में, और प्रशासन में कार्यकुशलता भी आ सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। निश्चित रूप से अगर भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हुआ तो जो क्षेत्रीय भाषा है उसकी समृद्धि हो सकती है, प्रशासन में भी कुशलता आ सकता है। दूसरा आपको पॉइंट दिखाना है, विश्लेषण करना है पक्ष में कि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन से एकरूपता आ सकती है जो प्रजातंत्र को चलाने में सहायक होगा, लोकतंत्र के लिए बेहतर होगा, क्योंकि संगठित जनमत का निर्माण हो सकता है, शिक्षा का उचित प्रसार हो सकता है। आप दूसरा पॉइंट भी दिखा देंगे पक्ष में कि भाई भाषा के आधार पर राज्यों के गठन से एक फायदा यह होगा कि एकरूपता आएगी जो प्रजातंत्र को चलाने में सहायक होगा, क्योंकि संगठित जनमत का निर्माण हो सकता है, शिक्षा का उचित प्रसार भी हो सकता है। तीसरा जो पॉइंट है आपको दिखाना है पक्ष में, भाषाई आधार पर राज्यों का जो गठन है उसके पक्ष में जो तीसरा पॉइंट दिखाना है कि भाषा केवल सांस्कृतिक विकास का ही आधार नहीं बल्कि अपने प्रयोगकर्ताओं के राजनैतिक आर्थिक स्वार्थ से भी संबंध रखती है। जैसे स्वाभाविक विचारों का अपनी भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में स्वाभाविक विचारों के आदान प्रदान होने से पंचायती व्यवस्था को बल मिलेगा। देखिए किसको बल मिलेगा, पंचायती व्यवस्था को बल मिलेगा, जिससे व्यापार में भी प्रगति होगी। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप भाषाई आधार पर राज्यों का जो गठन है उसके विश्लेषण में पक्ष में जो तर्क देना है, इन 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। आप चाहें तो अपने तरफ से यथाउचित और भी पॉइंट्स जोड़ सकते हैं। ठीक है, विपक्ष में जब आपको तर्क देना होगा इसका कि भाषाई आधार पर जो राज्यों का गठन होगा उसका क्या नुकसान हो सकता है, तो उसके विपक्ष में तर्क में इसमें भी 3 पॉइंट्स आप देंगे। पहले पॉइंट के विपक्ष में देना है कि भाषाई आधार पर राज्य बनाने से क्षेत्रीय चेतना को बढ़ावा मिलेगा, जो क्षेत्रवाद, प्रांतीयतावाद जैसी प्रवृत्तियों का विकास कर सकती है। साथ ही क्षेत्रीय दलों का भी निर्माण होगा जो भारत की दलीय व्यवस्था को प्रभावित करेगा। अब देखिए क्षेत्रवाद, प्रांतीयतावाद देश की एकता और अखंडता के लिए उतना मजबूत आधार, ये क्षेत्रवाद की भावना और प्रांतीयवाद की भावना आएगी तो निश्चित रूप से आपकी जो देश की एकता और अखंडता भी थोड़ी बहुत बाधित हो सकती है। लेकिन खैर इसमें ध्यान दलीय व्यवस्था को भी प्रभावित करेगा। तो ये एक जो प्रवृत्ति होगी ये कहीं ना कहीं देश
के या राष्ट्रवाद के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं होगा। दूसरा पॉइंट जो है विपक्ष में कि व्यवहार में प्रैक्टिकली देखा जाए तो बहुभाषी जो प्रवृत्ति के कारण छोटे बड़े राज्यों का निर्माण होगा। बहुभाषी प्रवृत्ति के कारण छोटे बड़े राज्यों का निर्माण होगा और संख्या में भी ज्यादा राज्य बनेंगे। एक भाषा है भारत में, अब जितना भाषा उतना राज्य, तो कल असंख्य राज्य बन जाएंगे। ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। राज्य बनेंगे जिससे सीमा विवाद, नदी जल विवाद, कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। क्षेत्रीय असंतुलन का भी समस्या बढ़ेगी। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है आपको वहां दिखाना है विपक्ष में कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन सैद्धांतिक रूप से ठीक है, लेकिन व्यवहारिक रूप से नहीं। देखा जाए सैद्धांतिक तौर पर तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली सही नहीं है, क्योंकि व्यवहारिक रूप से, क्योंकि अधिकांश राज्यों में 2 या 2 से अधिक भाषा वाले व्यक्ति विशिष्ट स्वरूप में रहते हैं, जिन्हें पृथक करना कठिन कार्य होगा। अब बिहार में देख लीजिए, कई भाषा के लोग एक साथ रहते हैं, तो कैसे उनको अलग कीजिएगा? अब ऐसा कीजिएगा तो फिर एक नई विवाद, सामाजिक वैमनस्य की भाव पैदा होगा, और जो हमारे समाज के लिए निश्चित रूप से सही नहीं है। ओवरऑल ये पक्ष विपक्ष में देखने के बाद ओवर एक मूल्यांकन दे देना है आपको कि उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि सैद्धांतिक दृष्टि से भाषाई आधार पर राज्यों के गठन से लोकतांत्रिक प्रवृत्तियों में सुधार हो सकता है, लेकिन व्यावहारिक समस्याएं बहुत ज्यादा है। प्रैक्टिकली कहने में, कागज पे बनाने नहीं और लोगों तक पहुंचाने में, दोनों में बड़ा फर्क है। कागज पे बनाए वो सैद्धांतिक है, लोगों तक पहुंचाना वो प्रैक्टिकल काम है। ठीक है। तो अगर आप गठन कर दीजिएगा भाषा के आधार पर, लेकिन जब आप जमीनी स्तर पर लागू करने चाहिए वहां पर कितनी कठिनाई होगी। सुधार हो सकता है, लेकिन व्यवहारिक समस्याएं बहुत ज्यादा है। अतः केवल भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन न करके केवल भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन न करके भौगोलिक, आर्थिक, प्रशासनिक परिदृश्य को भी ध्यान में रखा जाए, तभी भारत का अस्तित्व सुरक्षित रह सकता है। ओवरऑल ये मैंने आपका पूरा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में समीक्षा करने का प्रयास किया है। नहीं देखेंगे कि इसी को आधार बना के 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम भी आया था, तो उसमें भी जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के जो नए स्वरूप है उसका एक क्लास दिया जाएगा। ये अगर देखा जाए ट्रेडिशनली जो भाषाई आधार पर राज्यों का गठन से संबंधित जो मसले हैं वो मैंने विश्लेषण करने का प्रयास किया है। प्रश्न के लिए आप सब्सक्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे हम प्रश्न दे देंगे। ठीक है। और आप खुद भी चाहेंगे तो गूगल पे इससे संबंधित प्रश्न को सर्च कर सकते हैं। ठीक है। तो निश्चित रूप से आप लोगों को इससे काफ़ी आइडिया मिलेगा। ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो अपने कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दें। ठीक है। इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है।